you ready? Ladies and gentlemen. पिछली वीडियो में हमने देखा कि बैटल ऑफ इसस के बाद सिकंदर टर्की, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन और मिस्र तक फतेह हासिल कर चुका था और अब उसका अगला हदफ बाकी बची ईरानी सल्तनत थी, जो अब सिमटकर ईरान से पाकिस्तान तक रह गई थी। सिकंदर लगातार ईरानी इलाकों को फतेह किए जा रहा था। ईरानी शहंशाह दारियस एक बार फिर जंग की तैयारी में मसरूफ था। वहीं सिकंदर भी ईरानी इलाकों में पेश कदमी जारी रखे हुए था। अब जाहिर है जंग होना तो तय थी और हुआ भी यही। इस बार ईरानी शहंशाह ने हिंदुस्तान और अलग अलग देशों से भी फौज जमा करना शुरू कर दी थी। हालांकि इस दौरान शहंशाह दारियस ने कई बार सुलह की कोशिश करी, लेकिन सिकंदर नहीं माना। उसका मकसद साफ था। 331 BCE में सिकंदर आगे बढ़ता हुआ इराक के एक मुकाम गोगमेला में पहुंचा। यहां एक बार फिर दोनों फौज आमने सामने आईं। शहंशाह दारियस लाखों का आजिमोशान लश्कर लिए सिकंदर के सामने खड़ा था। इस बार जंग का मुकाम शहंशाह दारियस ने खुद चुना था। इस जंग में दारियस हर तरह से सिकंदर से बरतरी पर था और ये बात दोनों ही जानते थे कि ये जंग आखिरी और फैसलाकुन होने जा रही है। हार का मतलब सल्तनत का खात्मा था और जान का भी। अपने से कहीं बड़ी गुना फौज देखकर भी सिकंदर घबराया नहीं, बल्कि उसके जहन ने फौरन लड़ाई का एक शानदार मंसूबा बना लिया। सबसे पहले उसने अपनी फौज के सामने एक ऐसी पुरजोश तकरीर करी कि सबके हौसले बढ़ गए। इसके बाद उसने हमले में पहल करने के बजाय इंतजार करना शुरू कर दिया। इस बीच उसने अपने सैनिकों को पूरी तरह से आराम करने का मौका दिया, ताकि वो पूरी तरह से तरोताजा हो जाएं और युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। इसके बरअक्स ईरानी जनरल ने अपने सैनिकों को लगातार तैयार रहने को कहा और उनसे अच्छा खासा काम भी लिया, जिससे ईरानी फौज बुरी तरह थक गई। शहंशाह दारियस ने अपनी फौज कुछ इस तरह से तरतीब दी थी कि खुद तो फौज के बीचों बीच था और उसके राइट लेफ्ट और आगे पीछे बहुत भरोसेमंद सिपाही थे। दूसरी तरफ सिकंदर को भी मालूम था कि किसी भी फौज का राइट हैंड वाला दस्ता ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसीलिए उसने अपने राइट हैंड वाले दस्ते को बहुत मजबूत कर लिया था, ताकि अचानक हुए हमले से बचा जा सके। लड़ाई शुरू हुई तो दोनों ही फरीकों को अपनी फतेह का पूरा यकीन था। सिकंदर के पास न सिर्फ अच्छे हथियार थे, बल्कि उसका जहन भी था और वो ईरानियों को पहले शिकस्त देकर ये बात साबित भी कर चुका था। यही बातें उसका और उसकी फौज का हौसला बढ़ाए हुए थीं। वहीं दूसरी तरफ शहंशाह दारियस को अपनी फौज की तादाद पर बहुत भरोसा था। इसके अलावा दारियस की फौज में ऐसे रथ मौजूद थे जिनके पहियों पर धारदार हथियार लगे हुए थे, जो अगर एक बार दुश्मन की सफ में घुस जाएं तो उन्हें तितर बितर कर दें। लड़ाई की शुरुआत दारियस की तरफ से होती है और सबसे पहले उसने अपने रथ को सिकंदर की फौज की तरफ रवाना किया। उसे पूरा यकीन था कि ये दुश्मन की फौज में खलबली मचा देंगे, लेकिन जैसे ही रथ सिकंदर की फौज में घुसे तो उसने उन रथों को रास्ता दे दिया और उन्हें घेर कर मारना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। दारियस का सबसे भरोसेमंद हथियार नाकाम हो चुका था। शहंशाह दारियस ने अपने सिपाहियों की मदद के लिए पियादों को हमले का हुक्म दे दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पियादों को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब जंग का आखिरी मरहला हो और दुश्मन पर आखिरी वार करना हो। फिर क्या था, पियादों के हरकत में आते ही ईरानी फौज की तरतीब बिल्कुल ही खत्म हो गई और अब ईरानी फौज के कमांडर बगैर दिफा के सिकंदर के सामने खड़े थे। ये देखते ही सिकंदर खुद एक लश्कर लिए ऐन उस मुकाम पर पहुंच गया जहां ईरानी कमांडर मौजूद थे। एक बार फिर बैटल ऑफ ग्रानिकुस की तरह सिकंदर ने पहले बड़े बड़े कमांडर्स को निशाना बनाया, ताकि जब कमांडर ही नहीं रहेंगे तो फौज क्या करेगी। एक के बाद एक ईरानी कमांडर्स मौत के घाट उतर रहे थे। ये देखकर शहंशाह दारियस एक बार फिर वहां से भाग निकला और यही इस जंग का अंजाम हुआ। सिकंदर ने जब देखा कि उसने जीत हासिल कर ली है तो वो दारियस को पकड़ने उसके पीछे गया, ताकि बार बार की जंग की बजाय कि एक ही बार में उसका काम तमाम कर दे। कहा जाता है कि बाद में ईरानी कमांडर्स ने खुद मिलकर उसे कत्ल कर दिया था। जब सिकंदर को दारियस की लाश मिली तो उसने शहंशाह को इज्जत के साथ दफनाने का हुक्म दिया।
इस जंग का नतीजा यह हुआ कि यह सारी ईरानी सल्तनत अब सिकंदर आजम की हो चुकी थी। यूनान यानी मौजूदा ग्रीस से हिंदुस्तान की सरहदों तक अब सिकंदर की हुक्मरानी थी। इन लगातार सफलताओं के बाद हालात में कई बदलाव आ चुके थे। सिकंदर की सेना अब वैसी नहीं रही थी जैसी मैसेडोनिया छोड़ने के समय थी। उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसने ईरानी सल्तनत को फतेह कर लिया था और वहां की जनता ने भी उसकी हुक्मरानी कबूल कर ली थी। यूनानी सैनिक जो भाड़े पर ईरानी सेना के लिए लड़ रहे थे, अब सिकंदर के साथ मिल गए थे और सिकंदर ने उनके लिए वही सैलरी तय कर दी थी जो उन्हें ईरानी शहंशाह से मिलती थी। इन सब बातों के अलावा खुद सिकंदर के स्वभाव में भी कई चेंजेस आ चुके थे। वो खुद को यूनानी देवता ज्यूस का वंशज समझने लगा था और वो अपने खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता था। यही वजह है कि जब उसके करीबी दोस्त लकी टूस ने उसे देवता मानने से इनकार कर दिया तो गुस्सा होकर सिकंदर ने अपना भाला उसके पेट में घोंपकर उसकी हत्या कर दी। ईरान की फतेह के बाद बहुत से लोगों ने सिकंदर को मशवरा दिया कि उसने बहुत सी फतूहात हासिल कर ली हैं, अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन सिकंदर का ख्वाब सिर्फ ईरानी सल्तनत फतेह करना नहीं था, बल्कि दुनिया फतेह करने का था। उसने आगे बढ़ने का फैसला लिया। उसकी अगली मंजिल हिंदुस्तान था। 327 BCE में सिकंदर ने हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू करी। उस वक्त उसकी फौज में तकरीबन 1.5 लाख पैदल सिपाही और 15,000 घुड़सवार मौजूद थे। सिकंदर मौजूदा पाकिस्तान के इलाके फतेह करता हुआ दरिया झेलम की तरफ पहुंचा, जहां राजा पोरस की हुकूमत थी। अब हिंदुस्तान में आगे बढ़ने के लिए जरूरी था कि राजा पोरस को अपने साथ मिलाया जाए। सिकंदर ने राजा पोरस को पैगाम भी भेजा कि वो उसकी इताअत कबूल कर ले, लेकिन राजा पोरस ने साफ इनकार कर दिया, जिसका मतलब था कि जंग शुरू हो चुकी है। सिकंदर ये अच्छी तरह जानता था कि राजा पोरस को हराना शहंशाह दारियस जितना आसान नहीं है। वो राजा पोरस की बहादुरी के किस्से सुन चुका था, इसलिए सिकंदर ने एक जंगी चाल चली। इसने एक जर्नल की क़ियादत में अपनी फौज का कुछ हिस्सा राजा पोरस के सामने कर दिया और बाकी फौज लेकर एक और मुकाम की तरफ चल पड़ा। इससे राजा पोरस यही ख्याल करता रहा कि यूनानी फौज के यही मुट्ठी भर सिपाही हैं जो इसके सामने हैं और इन्हें भी यहां पहुंचने के लिए दरिया पार करना था। लेकिन सिकंदर दूसरी तरफ से हमले की तैयारी कर चुका था, जिससे राजा पोरस बिल्कुल बेखबर था। राजा पोरस को सिकंदर की मौजूदगी का पता उस वक्त लगा जब सिकंदर दूसरी साइड से दरिया पार कर चुका था और उनके बहुत करीब था। तब उसने फौरन अपने बेटे की क़यादत में एक लश्कर सिकंदर की तरफ रवाना किया। सिकंदर के सामने बड़े बड़े सिपहसालार और खुद शहंशाह दारियस नहीं टिक पाया था, तो यह नौजवान क्या करता। जैसे ही सिकंदर और राजा पोरस के बेटे का आमना सामना हुआ तो चंद ही लम्हों में सिकंदर ने उसका काम तमाम कर दिया। अब सिकंदर के सामने मैदान बिल्कुल साफ हो गया था। उसने उसी वक्त राजा पोरस की फौज पर हमला कर दिया। ईरानियों के बरक्स राजा पोरस बड़ी बहादुरी से लड़ा। इसके लश्कर में 180 हाथी भी शामिल थे। इन्हीं हाथियों से यूनानी फौज को सबसे ज्यादा खतरा भी था, लेकिन वो सिकंदर था। वो जिस जंग में घुस जाए वहां जीत लाजमी थी। इस जंग में राजा पोरस के 20,000 सैनिक और तकरीबन 100 हाथी मारे गए। लेकिन इन सब के बावजूद राजा पोरस ने हिम्मत न हारी, बल्कि लगातार लड़ता रहा। उसने जब तक हार नहीं मानी जब तक उसका जिस्म जख्मों से चूर होकर बिल्कुल निढाल नहीं हो गया। आखिरकार राजा को गिरफ्तार करके सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। राजा पोरस ने जवाब दिया कि वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। भले ही राजा पोरस जंग हार चुका था, लेकिन सिकंदर मैदान जंग में तो राजा पोरस की बहादुरी देख ही चुका था। साथ ही अब वो उसकी बातों से भी बहुत खुश हुआ था। सिकंदर बहादुरों की कदर किया करता था। सिकंदर ने राजा पोरस को न सिर्फ मुआफ किया, बल्कि उसका इलाका भी उसे वापस कर दिया। इसके जवाब में राजा पोरस इसका दोस्त बन गया। इसके बाद सिकंदर ने मुल्तान का इलाका फतेह किया। यहां के लोगों ने भी सिकंदर का डट कर मुकाबला किया, यहां तक कि खुद सिकंदर भी इसमें जख्मी हुआ। इसके बाद सिकंदर हिंदुस्तान में और आगे बढ़ना चाहता था,
लेकिन उसकी फौज ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी एक वजह यह थी कि एक के बाद एक जंग ने उन्हें पूरी तरह थका दिया था। दूसरी वजह यह थी कि राजा पोरस और मुल्तान के लोगों की बहादुरी ने भी सिकंदर की फौज में डर बैठा दिया था। सिकंदर चाहता तो यही था कि हिंदुस्तान को भी फतेह किया जाए, लेकिन उसे अपनी फौज की बात माननी पड़ी और वापसी की राह लेनी पड़ी। वापसी में जब सिकंदर इराक के कदीम शहर बाबिल में पहुंचा तो 323 BCE में सिकंदर का इंतकाल हो गया, जिसके पीछे मुख्तलिफ वजह बताई जाती है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि उसे ईरानी शहजादी ने झड़ दे दिया था, तो कुछ का कहना है कि बुखार की वजह से उसकी मौत हुई।